कंपनी रूल से क्राउन के कंट्रोल तक, वॉर्स और एनेक्सेशन के थ्रू रेजिस्टेंस और फ्रीडम स्ट्रगल तक, यही है मॉडर्न इंडिया की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। पिछले लेक्चर में हमने किस तरह से ब्रिटिश कंपनी ने इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित किया, हमने इसे कवर कर लिया है। अब हम नए सेक्शन की तरफ चलेंगे जहां हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से कंपनी ने भारत पर शासन किया। इसके अंतर्गत हम कंपनी की विचारधाराएं, प्रशासनिक ढांचे, न्याय व्यवस्था तथा कंपनी की सेना के सिस्टम को पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पीटी के कॉन्टेक्स्ट से आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सभी इन्हें नोट करें और ध्यान से सुनते चलें। अब हम कंपनी की विचारधाराओं को कवर करेंगे। जब हम गवर्नेंस पढ़ते हैं तो अक्सर हम लॉज, पॉलिसीज या एडमिनिस्ट्रेटर पर फोकस करते हैं, लेकिन हर लॉ और हर पॉलिसी के पीछे एक और गहरी चीज होती है, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब है बिलीव्स, वैल्यूज और अजम्पशंस का एक फ्रेमवर्क जिसके थ्रू स्टेट सोसाइटी को समझता है और अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई करता है। ये तीन बेसिक सवालों का जवाब देता है: सोसाइटी क्या है, प्रोग्रेस क्या है और पावर का यूज कैसे होना चाहिए। कोई भी स्टेट आइडियोलॉजी के बिना गवर्न नहीं करता, चाहे आइडियोलॉजी ओपनली डिक्लेयर हो या साइलेंटली ऑपरेट करे। गवर्नेंस हमेशा किसी न किसी आइडियोलॉजी से गाइडेड होता है। सबसे पहले आइडियोलॉजी स्टेट के रोल को डिफाइन करता है। अगर स्टेट ट्रेडिशन को इंपॉर्टेंस देता है तो कस्टम प्रिजर्व किए जाते हैं। अगर रैशनलिज्म पर बिलीव हो तो रिफॉर्म्स और इंटरवेंशंस होते हैं। इसलिए आइडियोलॉजी डिसाइड करती है कि स्टेट सोसाइटी में कितना इंटरफेयर करेगा। दूसरा, आइडियोलॉजी पॉलिसी चॉइसेस को गाइड करते हैं। एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, लॉज का स्ट्रक्चर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या होगा, ये सब आइडियोलॉजिकल डिसीजंस होते हैं। क्या पढ़ाया जाएगा, किस नॉलेज को वैल्यू मिलेगा और किस प्रैक्टिस को डिस्करेज किया जाएगा, ये सब आइडियोलॉजी से डिसाइड होता है। तीसरा, आइडियोलॉजी स्टेट अथॉरिटी को मोरल लेजिटिमेसी देता है। सिर्फ पावर से लंबी गवर्नेंस पॉसिबल नहीं होती, स्टेट को लेजिटिमेसी चाहिए होता है और आइडियोलॉजी ये दिखाता है कि गवर्नेंस नेसेसरी, बेनिफिशियल या सिविलाइजिंग है। कॉलोनियल इंडिया में भी ब्रिटिश रूल सिर्फ मिलिट्री फोर्स से नहीं चला, उसे जस्टिफाई किया गया ओरिएंटलिज्म, एंग्लिसिज्म, इवेंजलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म जैसे आइडियोलॉजी के थ्रू। और हर आइडियोलॉजी ने ब्रिटिश रूल को राइट या यूजफुल बताने की कोशिश की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइडियोलॉजी गवर्नेंस का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डिसाइड करता है। रूलर्स चले जाते हैं लेकिन इंस्टीट्यूशंस रह जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम, लीगल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, ये सब एक आइडियोलॉजी के अंडर डेवलप होते हैं और बाद में भी सोसाइटी को शेप करते रहते हैं। इसलिए अगर हमें स्टेट गवर्नेंस को सच में समझना है तो सिर्फ इवेंट्स और पॉलिसीज नहीं, बल्कि ये भी पूछना होगा कि डिसीजंस के पीछे कौन से आइडियाज काम कर रही थी, क्योंकि हिस्ट्री और गवर्नेंस दोनों में पहले आइडियाज रूल करते हैं, फिर रूलर्स हाथ में होता था और सिविल और फिस्कल यानी कि वित्तीय मैटर कंपनी के पास। इसे चुनने के पीछे का कारण किसी भी प्रकार के सिविल डिस्टरबेंसेस यानी कि नागरिक उथल पुथल से बचने के लिए किया गया था। जैसे जैसे कंपनी और समय आगे बढ़ते गए,
अब कंपनी के ऑफिशियल्स ने यह माना कि प्राचीन काल में भारत का इतिहास गौरवपूर्ण था और अब जरूरत था ब्रिटिश के सहारे की, जिससे वह प्रोग्रेस कर सके और मॉडर्न बन सके। इसके लिए जरूरी था कि पहले कंपनी के ऑफिशियल्स भारत की परंपरा और संस्कृति को समझें। इसी दिशा में बढ़ते हुए विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई कदम लिए, जिससे वह भारत के इतिहास को समझ सके। इस विचार से प्रभावित होकर 1781 में कलकत्ता मदरसा, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और 1794 में संस्कृत कॉलेज बनारस में की स्थापना हुई, जहां पर भारतीय भाषाओं और ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया गया। पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया से भारत को किसी प्रकार से जगाया नहीं गया, उसे जाना नहीं गया, बल्कि भारतीय परंपरा को एक खास ढंग से परिभाषित किया गया, जिससे कंपनी का रूल आसान हो सके और भारतीयों को भारत की भाषा और तौर तरीके से राज किया जा सके। इसी विचारधारा का नाम ओरिएंटलिज्म, प्राच्यवादी विचार के नाम से जाना जाता है। एक समय के बाद कंपनी के ऑफिशियल्स और इंग्लैंड में उनके डायरेक्टर्स को महसूस होने लगा कि अब सिर्फ भारतीय संस्कृति और परंपरा को जानने से ही सिर्फ शासन नहीं चलेगा, बल्कि अब जरूरत है बदलाव की, भारत को मॉडर्न बनाने की, जिसके लिए जरूरत है इंग्लिश लॉज और गवर्नेंस को लाना। जरूरत यह था कि भारतीयों को राजाओं के शासन से मुक्त कर नियम और नए कानूनों द्वारा चलाने पर बल दिया जाए, जिसे एंग्लिसाइजेशन या अंग्लीकरण कहा जाता है। इसके तहत सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड पर बल दिया गया। इस विचारधारा का प्रयोग कॉर्नवालिस, विलियम जोन्स, एडमंड बर्क, वेलेस्ली, थॉमस मुनरो, मॉन्स्टुआर्ट एल्फिंस्टोन, जॉन मेलकॉम और चार्ल्स मेटकाफ की नीतियों में नजर आया। इनके उदाहरण 1800 में बना फोर्ट विलियम कॉलेज था, जहां सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाता था, और स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी सेटलमेंट में भी देखने को मिलता है यह विचारधारा एंग्लिसिज्म। 1800 के बाद ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति ने इंग्लिश कंपनी के मोनोपोली ट्रेडिंग राइट को चैलेंज किया। दबाव बना कि पूर्व यानी कि एशिया के व्यापार को सभी इंग्लैंड वासियों के लिए खोला जाए। अब जरूरत महसूस हुआ कि इंग्लैंड और भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ना होगा, यानी कि एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो रिफ्लेक्ट हुआ दो विचारधाराओं में, इवेंजलिज्म और दूसरा यूटिलिटेरियनिज्म, जिसे हम उपयोगितावादी भी कहते हैं। यह दोनों स्कूल का मानना था कि भारत को एक कॉलोनी बनाना गलत है, परंतु बजाय ब्रिटिश शासन को खत्म करने के यह विचारधाराएं शासन के तरीकों में बदलाव का डिमांड करने लगी। इवेंजलिज्म का मानना था कि भारत की प्रमुख समस्या धार्मिक विचारों में है, जो भारतीय जनता को अज्ञान में जकड़े हुए हैं, और इन्होंने एडवोकेट किया या डिमांड किया कि ईसाईयत यानी कि क्रिश्चियनिटी के प्रभाव से इन्हें बदला जा सकता है। तो यह विचारधारा भारत में क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड और इंग्लैंड के साथ धर्म से जुड़ने पर बल दे रहा था। इस विचारधारा के प्रमुख प्रोपोनेंट थे चार्ल्स ग्रांट, जिनके प्रयासों से चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को पास किया गया और क्रिश्चियन मिशनरीज को बिना किसी प्रतिबंध के भारत में आने की छूट दी गई। वहीं दूसरी ओर यूटिलिटेरियंस थे,
जिन्होंने सक्रिय प्रशासन, एक्टिव गवर्नेंस से भारत को मॉडर्नाइज किया जा सकता है पर बल दिया और फोकस किया गुड लॉज और इफिशिएंट और इनलाइटेंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अच्छे कानून और चुस्त और प्रबुद्ध प्रशासन पर। जरूरत था एक इफेक्टिव स्कूल मास्टर जो ब्रिटिशर्स होंगे और जो भारतीय को सिविलाइज करेंगे। यह विचार थॉमस मैकॉले, सीई ट्रेवलन, जेरेमी बेंथम, विलियम बेंटिक और डलहौजी के कार्यों में रिफ्लेक्ट होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था लॉ कमीशन का बनना 1833 में मैकॉले की अध्यक्षता में, जिसने 1835 में एक भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड तैयार किया। विचारधाराओं की इन दौड़ में आखिर में आता है पैटर्नलिज्म यानी कि पैतृक वृत्ति 1857 की क्रांति के बाद। इस विचारधारा में यह माना गया कि भारतीयों में सुधार निरर्थक है यानी कि यूजलेस है और खतरनाक है, डेंजरस है, और भारतीयों को कभी प्रशिक्षित करके अंग्रेज नहीं बनाया जा सकता। और 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवाद यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन नेशनल मूवमेंट को इसी अधिकारवादी साम्राज्यिक व्यवस्था का मुकाबला करना था। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं। किसी भी डाउट या क्वेश्चन को आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।